अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के इस प्रोग्राम में उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। बार बार ये ऐलानात सामने आते रहे और फिर ये तारीख सामने आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि 17 को या तो असम्बली तहलील करने का ऐलान किया जाएगा या फिर 17 ही को एक मुकर्रर तारीख कर दी जाएगी और वो फाइनल तारीख होगी जिसके अंदर असम्बलियाँ दोनों सूबों की जो असम्बली है उनको तहलील कर दिया जाएगा। और फिर मकसद ये है कि जो मरकज़ में बैठी हुई मखलूत हुकूमत है उसके ऊपर इतना प्रेशर बढ़ाया जाए कि वो मुल्क भर में आम इंतखाबात की कॉल दे दे। और फिर ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी और मौक़िफ़ है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का और ये इनकी असम्बलियाँ तहलील होने का मकसद यही है कि मुल्क के एक हिस्से में जो है वो इंतखाबात हो रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि दीगर हिस्सों में ना हो, तो लिहाजा ये प्रेशराइज़ होंगे और इनके ऊपर कोई दूसरा हल नहीं होगा। मरकज़ वाली यानी कि कौमी असम्बली को भी तहलील करके ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे। मगर जब से खान साहब ने ये कल तारीख सामने रखी कि 23 दिसंबर यानी कि जुम्मे वाले दिन वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, ये ऐलान वो कर देंगे, मगर दूसरी साइड के ऊपर यानी कि मखलूत हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप तारीख क्यों दे रहे हैं बार बार, आप असम्बली तहलील कर देते, कल ही आप तहलील कर देते। आपने जो है वो अपना पावर शो किया है, दोनों सूबों के जब वज़ीर आला अपने साथ बिठाए तो आप क्यों तारीख जो है वो मज़ीद दे रहे हैं। तो साथ में मखलूत हुकूमत को ये भी लगता है कि खान साहब जो है वो अपने इस फैसले के ऊपर भी यू टर्न ले लेंगे। ये तमाम हिकमत अमली है और इसके साथ साथ आज भी एक हुकूमत ने एक अहम इजलास बुलाया है जिसमें सियासी सूरत-ए-हाल के ऊपर मुशावरत की जाएगी कि आइंदा का अमल क्या होगा। ख़बरें ये भी कल चलती रहीं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो पंजाब में लाई जाएगी। इस तमाम हम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करेंगे और कल इमरान खान साहब ने एक बार फिर से अपनी तमाम जो कारकर्दगी है या हुकूमत की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ रही हैं उनका ज़िम्मेदार साबिक़ आर्मी चीफ को ठहराया है और कहा है कि मैं तो एहतसाब के लिए आया था मगर नहीं चलने दिया है, मुझे बेबस किया गया, मैं बेख्तियार वज़ीर-ए-आज़म था, मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थे, केसेस बड़े मैच्योर थे मगर इन्हें कोई और ही चला रहा था। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस तमाम सूरत-ए-हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शेख भुट्टा साहब ने। भुट्टा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भुट्टा साहब सबसे पहले बात कर लेते हैं, कल खान साहब ने ऐलान कर दिया कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील होने जा रही हैं। अब हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस है मखलूत हुकूमत को कि यू टर्न ले लेंगे, ये कॉन्फिडेंस क्यों है मखलूत हुकूमत को? असल में ये सांप और सीढ़ी का खेल खेला जा रहा है। हुकूमत की विश ये भी है कि असम्बलियाँ ना टूटें और उनके जो बयानात हैं और जो वो प्रवोक करते हैं, मुश्तिल करते हैं इमरान खान को वो तोड़े। असल में ये एक सियासी तौर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को झूठा साबित करने के लिए, एक दूसरे को यू टर्न साबित करने के लिए ये बयानिया चल रहा है। इमरान खान भी वार ऑफ नर्व्स कर रहा है, वो भी कहता है मैं तोड़ दूंगा, तोड़ता नहीं है। भाई अगर तोड़नी है तो तोड़ दो, ये हुकूमत चाहती है। अब जो सूरत हाल है, हुकूमत इमरान खान के असम्बलियाँ तोड़ने के इंतज़ार में भी है और दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा के असम्बलियाँ बचाने की भी कोशिश कर रही है और गवर्नर को भी सोच रही है कहीं कि वो इसको इतमाद का वोट का कहें और ताकि असम्बलियाँ न टूटें। अब मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दे तो फिर ये जो साइड मूवमेंट्स है ये क्यों करती है? कल राना मशहूद के घर उन्होंने कहा कि हमने 106 या 108 अरकान जमा हुए हैं और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए हैं। जो ही क़यादत हतमी फैसला करेगी हम जो असम्बली सेक्रेटेरिएट है उसमें जमा करा देंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद जमा करानी है तो फिर ये आप क्यों कहते हैं कि अभी तोड़े, तोड़ते क्यों नहीं, तोड़ के दिखाओ, ये करो वो करो। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ये एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है कि सिर्फ बयानिया की हद तक है, अंदर से दोनों इक़्तिदार चाहते हैं। वो कहते हैं ना आग लगी हुई है दोनों तरफ बराबर। इक़्तिदार की आग जो है ना, जो इक़्तिदार में है वो छोड़ना नहीं चाहता, जो इक़्तिदार से बाहर है वो इक़्तिदार में आना चाहता है। तो ये दोनों में कशमकश, एक कशमकश जारी है और इस पे अभी तक कोई सियासी तौर पर अभी कोई मंजर वाज़ेह नहीं हो रहा। 23 दिसंबर को भी असम्बलियाँ टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी ये आज हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। हो सकता है कि इमरान खान फिर एक दफ़ा इनको कहें कि अच्छा तारीख दे दें, आप मुज़ाकरात करें या बैठें
या कोई दरमियानी रास्ता निकालें, मैं इसको थोड़ा पेंडिंग कर देता हूँ। तो ये खेल खेला जा रहा है, ये खेल अवाम को असल में इसने जकड़ा हुआ है, मईशत को इसने जकड़ा हुआ है। और ये जो हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि वो इस खेल के ज़रिए मईशत को, मुल्क को, और इमरान खान को भी सोचना चाहिए कि कितना का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। मईशत बेहद कमज़ोर होती जा रही है, कोई माने या ना माने। एयरपोर्ट कह रहा हूँ, ड्राई पोर्ट पे मनों के टनों के हिसाब से हमारे जो कंटेनर्स हैं, वो कोई सोयाबीन लाया हुआ है, कोई कुछ लाया हुआ है, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो लेकर रुके हुए हैं। एलसीज बैंक नहीं जारी कर रहे। एक किस्म का कहत की तरफ हम जा रहे हैं चीज़ों के, हर उससे महंगाई जो है और ऊपर जा रही है। सिर्फ पेट्रोल सस्ता करने से चीज़ें सस्ती नहीं हो सकती। कि आपने 10 रुपये लीटर पेट्रोल कम कर दिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने कुछ रिलीफ दिया, लेकिन आप जब चीज़ें ही नापैद होंगी तो उनकी कीमतें क्या होंगी? लोग प्याज टमाटर किस भाव खरीद रहे हैं, ये सबको मालूम है, कोई बताने की चीज़ नहीं है। पावर पॉलिटिक्स चल रही है, इसका जो नुकसान है वो यकीनन आवाम को ही हो रहा है, और माशी जो सूरत हाल है, जो आदाद शुमार है वो भी सामने है। मगर भुट्टा साहब, खान साहब तो ये कहते हैं ना कि मैंने तो पहले आगाह कर दिया था कि अगर आपने ये जो मेरी हुकूमत के अगेंस्ट साजिश की जा रही है, अगर इसे कामयाब होने दिया तो फिर मुल्क जो है वो माशी तौर पर गैर मुस्तहकम हो जाएगा, नहीं संभल पाएगा। हमने बड़ी मुश्किल से इसको संभाला है और इस तमाम साजिश को जो है वो कामयाब करवाया है एक ही शख्स ने, और वो है साबिक आर्मी चीफ। और वही मेच्योर केसेस भी इनके अगेंस्ट नहीं चलने दिया करते थे और वो हमें भी नहीं चलने दिया करते। देखें, ये जहाँ तक इमरान खान का ये बयानिया ना, मैं इसको दुरुस्त मानता हूँ, क्योंकि बाजवा साहब के जाने तक फ़ौज की या उनके एक सेक्शन की या उनकी जो हैं उनकी मुदाखलत रही है, और वो मुदाखलत आज की नहीं है। ये 70 साल से जब से पाकिस्तान बना है चली आ रही है, और इसका जो शिकवा शिकायत हैं ये सिर्फ इमरान खान ही नहीं कर रहे, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी करती रही हैं, ये अपने दौर में आसफ जरदारी साहब भी करते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी करते रहे हैं। वोट को इज्जत दो का बयानिया उनका क्या था? कौन नहीं दे रहा था इज्जत? वोट तो लोगों ने दे दिए। अब वोट को इज्जत कौन नहीं दे रहा था? वो किससे इज्जत मांग रहे थे? मुझसे मांग रहे थे, आपसे मांग रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट से ही मांग रहे थे। ये एस्टेब्लिशमेंट का खेल रहा है कि ये कभी भी किसी सियासी पार्टी को, सियासी जमात को इक़्तिदार पूरी तरह मुंतकिल नहीं करती, उसके रास्ते में ये दीवारें खड़ी रखती है, ताकि उनको ये एक आप खेल देखते हैं कि जब कभी रास्ते में दीवार आ गई, कभी कोई चढ़ाई आ गई, कभी वो उस दौड़ में, तो हुक्मरानों को ये दौड़ाते हैं कि अभी आप दीवार फैलाएंगे, अभी आप डाउन चले जाएं, अभी आप अप चले जाएं। ये खेल एस्टेब्लिशमेंट खेलती रही है। अब चूँकि एक वाज़िया बयानिया आया है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि वो न्यूट्रल रहेगी और मुदाखलत नहीं करेगी, तो अगर तो इस पे एस्टेब्लिशमेंट कायम रहती है तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत पनपेगी और अवाम के वोट की इज्जत होगी, अवाम के वोट को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, तो फिर इस मुल्क में इस्तेकाम, अमन और मईशत की बेहतरी के इम्कानात पाए जाते हैं। एक मसला है ना, वो ये कि हमारे, मैं किसी इनफरादी तौर पर किसी की बात नहीं करता, मजमूई तौर पर हम बात कर लेते हैं, हमारे जितने भी सियासतदान हैं ये इतने बच्चे तो है नहीं हैं, जब ये इक़्तिदार में आते हैं या इनके लिए इक़्तिदार की राह हमवार की जाती है तो इन्हें मालूम हो जाता है कि कैसे इनके लिए एडजस्टमेंट की जा रही होती है। जब आप आते ही उन्हीं के सहारे के ऊपर हैं तो फिर आप कैसे ये उम्मीद लगा कर बैठ जाते हैं कि हमें जो है वो मुकम्मल इख्तियार मिलेगा, और फिर जब आप हुकूमत में भी होते हैं चीज़ें आप उन्हीं से मैनेज करवा रहे होते हैं, और फिर ख़ुद भी एतराफ़ भी करते हैं कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते थे, हम तो उन्हें क्या करते थे कि इनको बुलाएं, हमने ये कानून जो है इनमें तरमीम करवानी है, ये करवाना है। तो आप तो इसको बड़े फ़ख्र से बताया करते थे कि एजेंसीज़ जो हैं वो हमारे कहने के ऊपर ये चीज़ें किया करती थी। तो आप दौरान इक़्तिदार में ही क्यों नहीं एतराफ़ कर लेते कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ ये करवा रहे हैं, लिहाजा मैं जो है सीट से उतर रहा हूं? वो लालच नहीं, जो इक़्तिदार में ये तो नहीं है ना कि इक़्तिदार में बैठ के आप कुछ नहीं करते, आप इक़्तिदार में बैठ के कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी के ब्यूरोक्रेट लगा रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बना रहे हैं, आप लोगों को ठेके दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत सारे काम कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ
लाह के साबके लगाते हैं, उनको किसी को मशीर बनाते हैं, किसी को, देखें ये एक अपनी जगह पर है, लेकिन ख़राबी कहाँ पर आती है, जब उन्होंने इक़्तिदार लेना होता है तब वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट से यही बात करते हैं। मैं आपकी बात से एग्री हूँ, और जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर उनके सामने एक सबज किताब रख दी जाती है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। वो आईने पाकिस्तान जब पढ़ते हैं वो समझते हैं कि ये आर्मी चीफ साहब जो हैं ये हमारे मतहत हैं, ये तो 20, 21, 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, इनकी क्या जरूरत है कि ये हमारे सामने ऐसा करें। लेकिन चूंकि एस्टेब्लिशमेंट की ताकत अपनी जगह पर मौजूद है और एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे अपनी जगह पर मौजूद होते हैं, और जब वो देखते हैं कि ये हमारी डोमेन में आ रहे हैं और हमें चैलेंज कर रहे हैं, तो फिर वो अपना खेल शुरू कर देते हैं। फिर नतीजा क्या निकलता है, अपोजिशन के साथ राब्ते, अपोजिशन फिर इल्जामात लगाती है, चोर डाकू लूट के ले गए, खा गए, पी गए, और फाइलें तैयार हो जाती हैं। फाइलें तैयार होकर सामने आ जाती हैं। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं मुल्क के हालिया सियासी मंजरनामे के ऊपर, और सियासत से जो मुतासिर हो रही है मईशत, और यकीनन मईशत बरह रास्त एक आवाम का एक मामला है। अगर वो मुस्तहकम नहीं होगी तो आवाम जो है इसी तरह मुश्किलात से दो चार रहेगी। बूटा साहब, काफ लीग इस तमाम सूरत हाल को आप समझते हैं कि उनकी सियासत क्या है? वो जिस तरह चाह रहे हैं, जिस तरह कैश करना चाह रहे हैं, वो उनको मिल भी पा रहा है? सीट एडजस्टमेंट की फार्मूला उन्होंने रख दिया है। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि काफ लीग इन तमाम सूरत हाल को कैसे आप समझते हैं कि ठीक पोजीशन के ऊपर है, वो अपने सियासी फ़ायदे उठाने वाली ही पोजीशन, और उन्हीं के साथ वो खड़ी नज़र आती है? और साथ में कल खान साहब ने ये कहा कि साजिश के ज़रिए जो हुकूमत मेरी गिराएगी है, और इस तमाम चीज़ों का जो ज़िम्मेदार है वो फ़कत एक ही शख्स है, साबिक आर्मी चीफ। तो मैं गुमान तो ये किया जा रहा था कि वो शायद डोनाल्ड लू का नाम लेंगे, मगर उन्होंने तो आर्मी चीफ का नाम ले लिया। रज़ा साहब, ये जो 23 दिसंबर तक बात गई है ना, 17 से 5-6 दिन, ये इसीलिए है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान कितनी एडजस्टमेंट बन पाती है और क्या वो बन पाती है या नहीं बन पाती। 23 दिसंबर को उसके बाद जब फैसला होगा वो सामने आएगा, क्योंकि अभी तो उन्होंने सीटें मांगी हैं, अभी तो सीटें शुरू हुई है, इस पर गुफ्तगू शुरू हुई है। ये 5-6 दिन में ये जो है ना कामयाब होती है गुफ्तगू, नाकाम होती है, उस पर चीज़ें खड़ी हैं। और इस वक्त जो काफ लीग है वो दोनों तरफ से लेने की पोजीशन में है। हुकूमत भी उनको देने को तैयार है और अपोजिशन इमरान खान को भी देने के लिए कोई, मेरा ख्याल उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तब भी इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ पाएंगे अगर वो काफ लीग को अकोमोडेट करेंगे। अगर काफ लीग को अकोमोडेट नहीं करते, नाराज़ करते हैं, तो फिर वो असम्बली नहीं टूटती पंजाब की, क्योंकि फिर परवेज़ लाई के पीछे नून लीग अपोजिशन आके खड़ी हो जाएगी, फिर चौधरी शुजात और परवेज़ लाई फिर भाई भाई हो जाएंगे और सियासी तौर पर भी वो एक हो जाएंगे। अब जो पोजीशन है उसमें ज़ाहिर है इमरान खान इस बात पे अंडर प्रेशर होगा और काफ लीग को देगा। जहाँ तक आपने बात की है डोनाल्ड लू की और बाजवा साहब की, देखें इमरान खान आधा सच बोल रहा है। अच्छा, इमरान खान ठीक है, अमेरिका का वो जो उसने साइफर का बयानिया बनाया, उसको अगर हम एक जगह पे एक साइड पे रख दें, तो अगर वो सिर्फ हम देखें कि बाजवा साहब ने उनके खिलाफ किया है और बाजवा ने उनको निकाला है, तो इमरान खान ये तो लोगों को बताता है कि मेरे साथ जो कुछ किया है, मेरी हुकूमत के साथ जो कुछ किया है, मुझे जो आज बाहर इक़्तिदार से निकाल के बिठाया वो बाजवा ने किया। वो ये भी तो बताए ना कि उसको इक़्तिदार में बिठाया किसने था। मैं ये नहीं कहता कि इस्टेब्लिशमेंट का उसको बिठाने का इकदाम बुरा था, निकालने का अच्छा है, ना मैं ये कहता हूं कि निकालने का अच्छा है, बुरा है, और बिठाने का अच्छा था। मेरे नज़दीक एस्टेब्लिशमेंट के दोनों इकदाम गलत थे और उनको ये नहीं करना चाहिए था कि पहले बिठाएं और फिर निकालें। ये खेल बंद होना चाहिए। ये एस्टेब्लिशमेंट को अपने आप, या अभी पंजाब की हुकूमत देख लें, जिन 10 सीटों की वजह से बनी है, वो खुद कह रहे हैं कि हमें तो वहाँ से फ़ोन आया था कि आप खान साहब के साथ चले जाएं। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि हमें फ़ोन आया था, वो कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने बाजवा के ज़रिए
राह दिखाई थी, नेक राह, राह कैसे राह क्या कहते हैं, सिरात मुस्तकीम दिखाई थी कि हम इमरान खान के साथ जाएं। बाजवा साहब ने सिरात मुस्तकीम इस्टेब्लिशमेंट ने एक हाथ से अगर मौजूदा 13 जमाती इत्तेहाद को इक़्तिदार दिया कि लो भाई ये आपकी डोमेन है, आप खेलो, और आपके जो गलों में करप्शन के मुकदमात की वजह से फंदे हैं वो इस हद तक की हैं, वो सूबों का उनसे कोई तल्लुक नहीं है, लिहाजा हम आपको मरकज़ देते हैं। मरकज़ दे दिया, उन्होंने आइन में तरामीम कर ली, आइन में तरामीम करके वो एक किस्म के ड्राई क्लीन हो गए। वो ड्राई क्लीन उधर से हो गए, लेकिन पंजाब और KPK में उनकी जो हदूद बंदी है वो कर दी गई। वहाँ उन्होंने फिर ये देखा कि ये ना हो कि सारा कुछ इनको ही मिल जाए, तो फिर हमारे हाथ में इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि खेल खेलने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। उन्होंने फिर ये किया कि वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने इमरान खान को सीधी राह पे डाल दिया, और उस सीधी राह के डालने के नतीजे में परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए। और वज़ीर आला बन के आप देखें ना, पंजाब और KPK का रकबा मिलाएं तो एक अच्छा खासा हुजम है पाकिस्तान का, जिसमें इनकी हुकूमत है। इमरान खान को प्रोटोकॉल मिल रहा है, इमरान खान को मीटिंग्स करने की आज़ादी है, वहाँ उनके पर नहीं चल रहे। और अगर वाकई ये बात दुरुस्त है कि अगर वहाँ पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही की और KPK में महमूद साहब की हुकूमत ना हो, तहरीक इंसाफ की, तो इमरान खान साहब अब तक जेल में होते। क्योंकि ये जो हमारे इस वक्त PDM के हुक्मरान हैं, उनकी तस्कीन नहीं हो पा रही, वो अपने दांत बीच रहे हैं कि हम इमरान खान को जेल में क्यों नहीं डाल पा रहे। उनकी बड़ी ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ के शहजादे हो, आल हो, कल को ये भी कह और दें आसफ ज़रदारी साहब हो। एहतसाब और पुलिस का निज़ाम चूंकि कोई और देख रहा था, इस वजह से हम गिरफ्तार नहीं कर सके। ये बात तो ठीक है, ये देखें, ये बात तो साबित हो गई है, रजा साहब कोई माने या ना माने, कि इमरान खान पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद काफिले की और तहरीक इंसाफ की, इसके बावजूद वो अपने फायरिंग की FIR अपनी मर्जी की नहीं कटवा सका। इसका मकसद है कि ये जो हुकूमतें बैठी हैं, वज़ीर आला उनका अपना है, पुलिस उनकी अपने माता है, नहीं, कोई वज़ीर आला, कोई पुलिस उनकी अपनी नहीं है। पुलिस और वज़ीर आला जो भी हैं सब एस्टेब्लिशमेंट के हैं। अभी यही एग्जांपल है ना कि वो कहते हैं कि नज़रियात और रसूलों से पहले भी मैंने समझौता कर लिया, अब नहीं करूँगा, तो जब आपकी FIR नहीं कटी है तो फिर आप निकल जाते। आपने इक़्तिदार में रह के उससे महजूज भी होना है और फिर बातें भी करनी है। वो कहाँ निकल जाते हैं? आप कह देते हैं कि भाई, आप ये कह देते कि FIR ही नहीं कट रही है। आपने 4 साल के बाद तो ये कहा ना कि सब कुछ बाजवा ने करवाया, मैं तो बेबस था। तो अभी भी आप ये बेबसी का इज़हार कर रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं यार, ये सच बात है। नहीं, वो बेबस था। अगर बेबस था तो निकल जाए। हर वज़ीर आज़म बेबस रहा है। अगर बेबस है तो निकल जाए, अगर बेबस है तो निकल जाए ना, सीख निकल कहाँ जाए? ये मुल्क छोड़ के इस मुल्क में रहना है, सीखते क्यों नहीं है? सीखना क्या है इसमें? अब अजीब है कि इनकलाब की बातें करें, इनकलाब की बातें करें, जब तक इक़्तिदार में आप जो है वो बड़े वन पेज पर विलिंग करें, और जब इक़्तिदार से निकल जाएं तो आपके यहाँ बड़े इनकलाबी हो गए। रज़ा साहब, आप चाहते हैं कि इमरान खान बेवकूफ़ी करे आपकी बातों में आके, आप आइडियल बेवकूफ़ी। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। बहादुरी तब दिखाई जाती है जब पावर हो, इक़्तिदार हो। आप तब तो कह रहे हैं हम बेबस हैं, और फिर जब आपको समझ आ जाती है फिर आप कहते हैं कि ये तो हमारे साथ तो धोखा हो गया है, हमें तो ये कहा गया, हमें तो वो कहा गया। समझ तो आती है, समझ तो आती है। वो एक मुहावरा है, अकल होवे तो सोचा ही सोचा, अकल ना होवे तो मौजा ही मौजा। खान साहब को तंज ना करें आप। खान साहब को मौजे ही मौजे करवाएं। वो मौजें जेल में नहीं होनी, वो मौजें बाहर बैठ के ही होनी है। आप चाहते हैं कि वो पंजाब भी छोड़ दें और KPK भी छोड़ दें और सीधा जेल चले? मैं नहीं चाहता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके नज़रियात और असूल ये है कि अब मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हालांकि वो जब 22 और 24 साल जो जिस जदोजहद की बात करते हैं, वो इंटरव्यूज़ आपने भी सुन रखे हैं कि मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं हूँगा कि एक कठपुतली वज़ीर आज़म हूँगा। मैं ऐसा वज़ीर आज़म नहीं हूँगा कि जब मेरी हुकूमत चली जाएगी तो मैं ये कहूँगा कि ये सब तो फौज करवाती रही, मैं बेबस था। ये खान साहब को बहुत पहले से पता था। ऐसा नहीं है कि इक़्तिदार में आने के बाद पता चला है। आप जब इक़्तिदार चला गया तो अब आप वही बात रिपीट कर रहे हैं। बात दुरुस्त है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही गंगा है जिसमें सब नहाते हैं, और
उसी में नहाने के बाद खुद को पाक साफ भी समझते हैं और दूसरे को गंदा भी समझते हैं। गंगा एक ही है और उसी गंगा की वजह से ये अपनी पाकी और दूसरे की गंदगी लोगों को बताते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या बाकी लोग क्या कर रहे हैं? जो नवाज शरीफ का बयानिया था वोट को इज्जत दो, अभी वोट को इज्जत मिल गई थी कि उन्होंने फिर इक़्तिदार ले लिया। ये वोट को इज्जत दो का बयानिया भी अपनी इज्जत दो था। ये इमरान खान भी क्या उसने क्या आवाम को देना है, देगा कि नहीं देगा, पहले 3.5 साल में क्या दिया, लेकिन लोग उससे तोको कर रहे हैं और वो इक़्तिदार की जंग लड़ रहा है। ठीक है, इतना हमदर्द कोई नहीं अवाम का कि उसके लिए अपनी कुर्बानियां दे, अपनी चीजें। हाँ, यही असूली बात है कि इक़्तिदार की जंग लड़ी जा रही है, अक़दार की कोई जंग लड़ता नहीं है। यही बात मैं भी कर रहा था कि अक़दार अगर इतनी अजीज होती तो फिर समझौता ना किया जाता असूलों से। ये देखें, ये आज नहीं है, जब से दुनिया बनी है ऐसे ही है। जब से दुनिया बनी है तो एक शैतान है, एक रहमान है। शैतान का अपना किरदार है, रहमान का अपना किरदार है, और दोनों को जब आप देखते हैं तो ये बदलते, दुनियावी शैतान और रहमान बदलते रहते हैं, आसमानी शैतान और रहमान अपनी जगह पे रहते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं ये दुनियावी रहमानों और शैतानों की हैं, जो दावेदारी रहमानी की करते हैं तो लेकिन अपनी ज़ात के अलावा उनको नज़र नहीं कुछ भी आता। अवाम को देखें, देना भी उनकी मजबूरी है, वरना वो बिल्कुल साफ हो जाए। वो अवाम को थोड़ा बहुत दे के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के साथ साथ रखते हैं, अवाम की हालत तो बदलती नहीं है। मुझे बताएं, इतने पाकिस्तान के अब तक कितना बजट था, कहाँ कहाँ खर्च हुआ और वो कहाँ है, और उससे मुल्क में ने कितनी तरक्की की है, मईशत कितनी मजबूत हुई है। ये सब दावेदारियाँ जो है ना, ये जब इनका कोई पोस्टमार्टम करे, कोई ऑडिट करे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और हकीकत लोगों के सामने आ जाए कि किसने क्या किया है और कहाँ खराबियां हुई हैं। और जो प्रोजेक्ट बने नजर आते हैं ना, ये बाहर से अमदाद आती है और चूंकि जो अमदाद देते हैं वो चेक भी करते हैं तो वो भी लगाने मजबूरी है, वरना तो यहाँ पर हमने वो भी देखा कि कागजों में पुली बनी हुई है, अगली बारिश आती है, 4 छींटे पड़ते हैं तो पुली गायब हो जाती है। सड़क बनती है तो जब दोबारा देखा जाता है तो वो सड़क गायब हो जाती है। ये भी यहाँ पर होता है। ये तो दुरुस्त बात है, ये तो हकाइक है। इसलिए मेरा जो इख्तलाफ हमेशा से रहा है वो मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि किसी इनफरादी हवाले से गुफ्तगू नहीं हो रही है, मजमूई जो तमाम जो सियासी किरदार हैं, अगर कोई भी उनके अंदर वोट को इज्जतों का चाहे नारा हो या हकीकी आज़ादी का नारा हो, अगर उनमें कोई ये बात कर रहा है कि वो कोई इनकलाबी शख्सियत है तो इनकलाबी शख्सियत दुनिया में आई हैं, ऐसा भी नहीं है कि नहीं आई हैं। हमारे ख़त्ते के अंदर ईरान का इनकलाब है, या नेल्सन मंडेला की शख्सियत को आप पढ़ लें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की शख्सियत को पढ़ लें। ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने अपने असूलों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर समझौता नहीं किया है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे दौर में कोई जनरल बाजवा आया और उसने हमें कहा कि तोशाखाना से सारी चीज़ें भेज दो, उसने कहा कि नैब के किसी बड़े मेचोर हैं। जो इनकलाबी शख्सियात होती हैं वो बड़ी मेचोर होती हैं और अपने नज़रियात और असूल के ऊपर और किसी पुरकशिश ओहदे के लिए अपने असूलों के ऊपर समझौता नहीं करते। ये मेरा पॉइंट था। मुझे साथ में ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तमाम सूरत हाल के ऊपर कहाँ स्टैंड कर रही है। कल कमर ज़मान कायरा साहब की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि उन्होंने भी वही राना सनाउल्लाह साहब की जो बात है उसको रिपीट किया है कि आप तारीख़ें क्यों दे रहे हैं, आप असम्बली को है वो तहलील करें। और पंजाब में आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आ रही है? ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है उसको बड़े करीब से जानते भी हैं। देखें रज़ा साहब, इस वक्त आप सिर्फ बयान के आखिर में नाम बदल दें, राना सनाउल्लाह की जगह पे कमर ज़मान साहब, अच्छा, कमर ज़मान साहब की जगह पर राना सनाउल्लाह लिख दें, बयानात सेम है और वो सारे बयानात इस वक्त उनका टारगेट जो है वो इमरान खान है और इमरान खान का टारगेट वो सारे हैं। जिस वजह से ये अब ये कहना कि देखें, अब फैसला तो इंतखाबात में होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब की सियासत में किस हद तक रोल अदा करती है, क्योंकि पंजाब की सियासत बहुत अहम है। नून लीग ने तो सिंध से पहलू तय कर ली है, वो दस्तबरदार हो चुकी है सिंध से, लेकिन पीपल्स पार्टी पंजाब से अभी तक दस्तबरदार नहीं है। ज़बानी कलामी जो पोजीशन नज़र आती है, प्रैक्टिकली अभी वो क्या सामने आता है। देखें, उनके पास एक दलील तो है कि गिलानी साहब जीते हैं मुल्तान से, सही,
और वो आप समझते हैं कि अब भी हमारा पीपल्स पार्टी का पंजाब में असर रसूख है, हमारा वोट बैंक है, और हमें जब भी शिकस्त दी है तो एस्टेब्लिशमेंट ने दी है। वो ये नहीं मानते कि नून लीग ने शिकस्त दी है, वो ये भी नहीं मानते कि उनको इमरान खान ने शिकस्त दी है। आसिफ जरदारी साहब वाज़े अल्फाज में, दो टोक अल्फाज में अपने रुफका की महफिलों में कहते हैं कि हमें जब भी हराती है एस्टेब्लिशमेंट हराती है, हमें ये नहीं हरा सकते, नून लीग या इमरान खान नहीं हरवा सकते, ना हरा सकते हैं, तो हमें एस्टेब्लिशमेंट। अब उनकी ये सोच है और वो पंजाब में इसलिए एफर्ट भी कर रहे हैं और जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है ये इलेक्शन में पता चलेगा। और वाकई एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल रहती है तो फिर इलेक्शन का असल में फैसला लोगों का सामने आएगा। आइंदा अगर इंतखाबात होते हैं तो आपको लग रहा है कि ये पीडीएम इत्तेहाद ही आगे चलेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इनके साथ इंगेज रहेगी, या इंतखाबात आप अलग अलग ही देख रहे हैं? नहीं, पीडीएम इलेक्शन इत्तेहाद नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, ये हर सियासी जमात अलग हो जाएगी और अपने बयानिए के साथ और अपनी कंपेन खुद चलाएगी। ये हो सकता है कि सीटों पे एडजस्टमेंट हो जाए या अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमने एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देने, ठीक है, लेकिन इलेक्शन में इत्तेहाद नहीं होगा। ये एक निशान से, एक झंडे से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। झंडा और निशान अपना अपना होगा, शेर और तीर दोनों मैदान में होंगे। उधर से मौलाना फजल रहमान की किताब भी मैदान में होगी। ये इलेक्शन अलग अलग ही होगा। हाँ, सीट एडजस्टमेंट होगी। वहाँ देखें, सबसे इनको ज़्यादा मुश्किल है केपीके में। वहाँ एएनपी को मौलाना फजल रहमान हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है, और वहाँ पर फिर एएनपी और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद होगा, वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। तो मौलाना फजल रहमान भी मैदान में होंगे, मुस्लिम लीग नून भी मैदान में होगी, तहरीक इंसाफ भी मैदान में होगी। तो लिहाजा अगर आप समझें कि पीडीएम एक इलेक्शन इत्तेहाद बनेगा, वो नहीं बनना और ना बन सकता। और केपी में ये जो तारीख दी गई है पंजाब और केपी की, पंजाब की ज़्यादा बात हो रही है मगर केपी की उस हद तक बात नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जिस तरह से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि केपी में कुछ लोग हैं वो बहके हुए हैं, उनको मना लिया जाएगा, उनको सही राह के ऊपर चला दिया जाएगा तो वो आ जाएंगे साथ। ये कॉन्फिडेंस है उनका उस साइड पर अपोजिशन का, यानी कि पीडीएम का? पिछले दिनों ना मेरी केपीके की एक बड़ी अहम पॉलिटिकल शख्सियत से मुलाकात हुई। मेरे अलावा भी कुछ जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनसे गपशप हुई। अच्छा, बड़ी कद्दावर शख्सियत है। हाँ। उनसे जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये इतराफ़ किया कि आज के दिन तक पीटीआई केपीके में पॉपुलर है। आप ये नहीं कह सकते कि पीटीआई आउट हो गई है, और हमें मिलके इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पीटीआई के खिलाफ। वो पीडीएम का हिस्सा है। जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं लेता एहतियातन कि फिर उससे पॉलिटिकल नुकसान उनको हो सकता है केपी की ही सियासत का हिस्सा। ठीक। तो वो उनका ये कहना था कि केपीके में इत्तेहाद में, पॉलिटिकल इत्तेहाद में, सियासी इत्तेहाद में सबसे बड़ी रुकावट मौलाना फजल रहमान है। वो नहीं इत्तेहाद बनाने देंगे। तो अब बाकी पार्टियां बैठ के हो सकता है कोई इत्तेहाद बना लें, और यही बात मैंने आपसे पहले कही है, क्योंकि हम लोगों से मिलते रहते हैं और उनके अंदर की चीज़ें जो हैं ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथ डिस्कस हो जाती हैं। उसमें से फिर हमें चीज़ समझ आती है कि अब सियासत किस तरफ जा रही है। ठीक। इसी तरह पंजाब में जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी अलायंस इलेक्शन नहीं लड़ेगी। एडजस्टमेंट पॉसिबल है कि इस हकीकत को मान लें, जितनी सीटें उनकी हैं, जितनी उनकी बनती हैं, जहाँ जिसकी जो पोजीशन है वहाँ अपने अपने कैंडिडेट खड़े करें और दूसरे कैंडिडेट को नहीं। लेकिन अगर ये अपने वोटों को इकट्ठे नहीं करेंगे, और वैसे तो वोट शायद इकट्ठे होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग पंजाब में नून लीग को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के वर्कर की अक्सरियत, ये बात मैं पूरे वसूख से, पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि वहाँ पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं, जो वोटर हैं, जो आम कारकुन हैं, जो जाले हैं, वो नून लीग को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
वो पीटीआई की तरफ जा सकते हैं कि कोई ऐसा फैसला हुआ, लेकिन नून के साथ वो स्टैंड नहीं ये करेंगे। कहना अभी जो है ना थोड़ा ज़्यादा सख्त हो जाएगा अच्छा, मेरे लिए। यानी वो न्यूट्रल हो जाएंगे फिर। अच्छा, वो अगर वोटर्स अगर नून के साथ नहीं जाएंगे तो फिर वो न्यूट्रल ही रहेंगे, ना इधर होंगे ना उधर होंगे। हाँ, ये भी नुकसान है ना न्यूट्रल में। और अगर पीटीआई को जाते हैं तो फिर पीटीआई का तो फायदा है ही है। तो इसलिए ये सियासत का मंजर जो है ना, ये इस वक्त तक तो यही लग रहा है। बहुत शुक्रिया सीनो साफ़ी तज़किया शेख भुट्टा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।